इंटरनल मेडिसिन की क्लास फर्स्ट लेते हैं एनएलई में, ठीक है। यस्टरडे वी डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट माइट्रल स्टीनोसिस। हमने क्या डिस्कस किया है? माइट्रल स्टीनोसिस। इट इज़ अ नेयरविंग ऑफ द माइट्रल वाल्व। इसमें तीन चीज़ें बस याद रखना है। पेशेंट होगा यंग, क्योंकि यंग एज के अंदर मोस्ट कॉमनली वाल्व टू बी अफेक्टेड इज माइट्रल वाल्व। यंग एज का बंदा होगा, उसमें रूमेटिक फीवर की हिस्ट्री होगी। किस चीज़ की? रूमेटिक फीवर की हिस्ट्री होगी। साथ में उसको डिस्फेजिया होगा, क्योंकि माइट्रल वाल्व स्टीनोसिस में लेफ्ट एट्रियम क्या हो जाता है? डायलेट। तो वो एसोफेगस को कंप्रेस करके डिस्फेजिया करा सकता है। और इसमें एक मरमर होता है, वो बहुत यूनिक है, ओपनिंग स्नैप मिड डायस्टोलिक मरमर। ये मैंने उसमें लिखा है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ओपनिंग स्नैप मिड डायस्टोलिक मरमर, दैट इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक ऑफ माइट्रल स्टीनोसिस। आज लिखे वाल्वुलर हार्ट डिजीजेस। वाल्वुलर हार्ट डिजीजेस। तो देखिए, वाल्वुलर हार्ट डिजीज के अंदर आप लोगों को वो कहीं ना कहीं पे टेस्ट करेंगे एमसीक्यूज पर्पस के लिए, ठीक है जी। एनी डिजीज इन द हार्ट विच कैन टारगेट वाल्व। वो डिजीज जो हार्ट के अंदर किसको टारगेट करे? वाल्व को। ऐसे डिजीजेस को हम क्या कहते हैं? वाल्वुलर हार्ट डिजीजेस। हाउ मेनी वाल्व इन द हार्ट वी हैव? 4। कौन कौन से? ट्राइकास्पिड वाल्व, माइट्रल वाल्व, पल्मोनरी और एयोटिक। इन चार में से कोई भी वाल्व अगर डैमेज हो जाए उसको एज अ ग्रुप क्या कहते हैं? वाल्वुलर हार्ट डिजीजेस। तो देखिए, वाल्व तो ये है, या तो वाल्व नैरो हो सकता है, नैरो, या वाल्व से बैकवर्ड फ्लो हो सकती है, ऐसा है ना। वाल्व अगर नैरो हो जाए तो आगे ब्लड का फ्लो क्या होगा? हाँ जी, कम होगा। तो ये फॉरवर्ड डिफेक्ट है, आगे ब्लड नहीं जाएगी, कम जाएगी। ये क्या है? फॉरवर्ड डिफेक्ट। और अगर वाल्व प्रॉपरली क्लोज ना हो जाए और उससे वापस ब्लड जाए तो उसको बैकवर्ड डिफेक्ट कहते हैं, जिसको रीगर्जिटेशन कहते हैं। नेयरिंग ऑफ द वाल्व इन मेडिसिन इज कॉल्ड स्टीनोसिस। इसको हम क्या कहते हैं? स्टीनोसिस। और अगर एक वाल्व प्रॉपरली क्लोज ना हो पाए और उससे वापस ब्लड वापस चलता जाए, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? रीगर्जिटेशन। दैट इज रीगर्जिटेशन। ये दोनों एमसीक्यूज पहले याद रखें। तो देखें, मिट्रल वाल्व है, उसकी स्टीनोसिस भी हो सकती है और उसकी रीगर्जिटेशन। एयोर्टिक वाल्व की स्टीनोसिस भी हो सकती है और रीगर्जिटेशन। मैं दो एमसीक्यूज पहले बेसिक लिखता हूं कि कॉमन वाल्व अफेक्टेड इन। अगर एग्जामिनर यहां से आप लोग को बताए यंग एज, क्या चीज बताए? यंग एज। आप लोग ये भी बता सकते हैं कि सर यंग एज का मतलब कितने से कितना तक है? कोई 15 से लेकर 40 साल तक, ये मिडिल एज या यंग एज के अंदर आती है। लेकिन अगर एक बंदा ओल्डर है, ओल्डर से मुराद मोर देन 50 है, मोर देन 50 ईयर्स, तो देखिए इसमें फर्क है। यंगर एज के अंदर द मोस्ट कॉमन वाल्व टू बी अफेक्टेड इन द हार्ट, दैट इज मेट्रल वाल्व। वो कौन सा वाल्व है? मेट्रल वाल्व है, ऐसा है। और अगर एग्जामिनर आप लोगों को यहाँ पे टेस्ट करे कि मोस्ट कॉमन वाल्व टू अफेक्टेड इन ओल्डर एज, फिर आप लोगों का आंसर होगा एयोर्टिक वाल्व, दैट इज एयोर्टिक वाल्व। पहले तो ये दो एमसीक्यूज क्लियर करें। ओके, मेट्रल वाल्व कहाँ पे है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान है। और एयोर्टिक वाल्व कहाँ पे है? लेफ्ट वेंट्रिकल और एयोर्टा के दरमियान है। तो ये लेफ्ट साइड वाल है कि राइट साइड? ये लेफ्ट साइड वाल है। लेफ्ट साइड हार्ट के जो वाल्व है दे आर कॉमनली अफेक्टेड एज कंपेयर टू राइट साइड ऑफ द वाल्व, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, another MCQ क्वेश्चन कम कि विच वाल्व इज अफेक्टेड कॉमनली इन ड्रग एब्यूजर। किसके अंदर? ड्रग एब्यूजर्स के अंदर। जो लोग ड्रग्स लेते हैं, ड्रग एब्यूजर्स होते हैं, वो ड्रग लेते हैं वेन्स में। तो आप लोगों को पता है, इधर देखिए वही सेम फिजियोलॉजी की सर्किट है, इसको आप लोगों ने नहीं भूलना। यहाँ से एमसीक्यूज आती है सारे, ठीक है। सो दिस इज हार्ट, ऊपर दो चेम्बर्स एट्रियाज है और नीचे दो वेंट्रिकल्स है। ये कौन सा एट्रियम है? राइट। लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट। अब देखिए आप लोग सारे आदि हो गए है ना, ये बार बार चीजें आती है। तो देखें, राइट एट्रियम से ब्लड किधर जाती है? राइट वेंट्रिकल, किस वाल्व के जरिए? एक्सीलेंट, ट्राइकास्पिड वाल्व के जरिए। यहां से लेफ्ट एट्रियम से ब्लड किधर जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में, किसके जरिए? माइट्रल वाल्व के जरिए। यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व है और यहाँ पे एयोर्टिक वाल्व है। अब ये क्लियर है कंसेप्ट? ओके। ऊपर से, हाँ जी आफ्ताब, ऊपर से जो डीऑक्सी ब्लड है हेड एंड नेक से, अपर लेंथ से, ये कौन लेके आता है? सुपीरियर वीना केवा, ठीक है। शहजाद लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से इंफीरियर वीना केवा, ऐसा है ना।
दीज आर द बिगर वेन। ठीक है, अब देखे सुन लें, IV ड्रग एब्यूजर है, वो ड्रग लेता है, तो वो ड्रग को इंजेक्ट आर्टरी में करता है कि वेन में? वेन में करता है। तो जब वेन में ड्रग जाए तो वेन के जरिए या तो एट द एंड वो ड्रग सुपीरियर वीना केवा को मिलेगी या इंफीरियर वीना केवा, लेकिन सुपीरियर को इसलिए मिलेगी वो अपर लिम में ले रहा है, अपर लिम। अपर लिम से जो ड्रग इंजेक्ट हो जाए वो एट द एंड किसको मिलेगा? सुपीरियर। लोअर लिम में अगर कोई वेन में इंजेक्शन लगाए तो वो किधर जाएगा? इंफीरियर में। चाहे दोनों भी जाए तो सबसे पहले वो किस चेंबर में जाएगी? राइट एट्रियम। और वो ड्रग सबसे पहले किस वाल्व को फेस करेगी? ट्राइकस्पिड। किस वाल्व को? ट्राई। द मोस्ट कॉमन वाल्व टू बी अफेक्टेड इन IV ड्रग एब्यूजर, ट्राइकस्पिड वाल्व इज द आंसर। क्लियर है? क्योंकि ड्रग सबसे पहले गुजरेगी कहां से? ट्राइकस्पिड वाल्व से, तो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड भी यही करेगी। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व। नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन लेके काज भी लेके काज, अगर एक ड्राइव मतलब IV ड्रग एब्यूजर है, IV ड्रग, और उसकी जनाब इन्फेक्शन हो जाए हार्ट में, किस वाल्व को डैमेज करे? ट्राइकस्पिड। कौन सा बैक्टीरिया होगा जो IV ड्रग एब्यूजर के अंदर इन्फेक्शन कराती है और किस वाल्व को टारगेट करती है? ट्राइकस्पिड। स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ये नाम सुना है ना? तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया which can cause most common infection in IV drug abusers। क्लियर है? और ये किस वाल्व को टारगेट करती है? ट्राइकस्पिड वाल्व। इसलिए द वर्ड इज डोंट ट्राई द ड्रग। हम क्या कहते हैं? डोंट ट्राई द ड्रग, क्योंकि ट्राई मीन ट्राइकस्पिड वाल्व will damage if there is a drug abuser, so don't try drugs, drug abuser can damage ट्राइकस्पिड वाल्व। क्लियर है? ओके, अब देखें, अगर इस वाल्व की, इस माइट्रल वाल्व की नेयरविंग हो जाए, जी बहुत फर्क है। ड्रग यूजर वो होता है जो सम बेनिफिट के लिए हम यूज करते हैं, इंजेक्शन वगैरह, ये ड्रग यूजर्स होते हैं, वो ड्रग यूज करते पर द सेक ऑफ पेशेंट, बेनिफिट के लिए। एब्यूजर एडिक्शन को कहते हैं। वो ड्रग जो इलीगल है, जो लॉ भी उसको पास नहीं करती, हार्मफुल भी है, लेकिन एडिक्शन की वजह से वो बार बार ले रहे, वो एब्यूजर्स होते हैं। ठीक है जी, इसमें ये फर्क है। मैं आगे आप लोगों को फोरेंसिक मेडिसिन में ये भी पढ़ाऊंगा इस क्लिनिकल में कि फिर ड्रग और मेडिसिन में क्या फर्क है, इसमें भी फर्क है। हर ड्रग मेडिसिन नहीं होता, हर मेडिसिन ड्रग होता है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, मेट्रल वाल अगर नैरो हो जाए, द कंसेप्ट इज मेट्रल स्टीनोसिस। अगर इसके वापस ब्लड वापस चला जाए, मेट्रल रीगर्जिटेशन। क्लियर है? यहाँ पे सजावल कौन सा वाल्व है? एयोर्टिक वाल्व है। एयोर्टिक वाल्व नैरो हो गया, एयोर्टिक स्टीनोसिस। ये से वापस ब्लड जाए, एयोर्टिक रीगर्जिटेशन। यहाँ पे ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस, तो ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन। ऐसा है कि नहीं? यहाँ पे पल्मोनरी स्टीनोसिस, तो पल्मोनरी रीगर्जिटेशन। हर वाल्व के साथ एटलीस्ट कितने प्रॉब्लम आ सकते हैं? 2। कितने वाल्व हैं और कितने डिजीज हैं? 8। इन ग्रुप ऑफ 8 डिजीज को हार्ट के अंदर वाल्वुलर हार्ट डिजीज कहते हैं, क्योंकि वाल्व के साथ आते हैं। इन सबको हम क्या कहते हैं? वाल्वुलर हार्ट डिजीज। लेकिन बिलीव मी, द एग्जामिनर लव टू आस्क मेट्रल वाल्व एंड एयोर्टिक वाल्व। कल मैंने PMC गाइडलाइन में दिखाया था, सिर्फ यही 2 दिए हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड वाल्व कॉमनली अफेक्ट, राइट साइड वाल्व आर नॉट कॉमनली अफेक्ट। क्लियर है? लेकिन IV ड्रग एब्यूजर की हिस्ट्री में कौन सा वाल्व होगा? ट्राइकस्पिड वाल्व होगा। अब देखें, आप लोग कैसे पता चलेगा कि यार ये वाल्व क्या है, इसकी स्टीनोसिस है कि रीगर्जिटेशन? ये जब अस्कल्टेशन कार्डियोलॉजिस्ट करता है, उसमें एबनॉर्मल साउंड सुनने को मिलते हैं, इसको कहते हैं कार्डियक मर्मर्स। क्या कहते हैं? कार्डियक मर्मर्स। अब हम हर यो वाल्वुलर डिजीज की अपनी क्या पढ़ेंगे? मर्मर्स पढ़ेंगे। तो मर्मर्स अगर आप लोग याद करें बाय हार्ट, आप लोग के वाल्वुलर हार्ट डिजीज सारे आसान हो जाएंगे। ठीक है, ओके, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ यहाँ तक। अब लिखे मर्मर्स इन डिफरेंट वाल्वुलर हार्ट डिजीज, कि वाल्वुलर हार्ट डिजीज के अंदर कौन कौन से मर्मर्स हम सुनेंगे। ये हम फील करेंगे कि अस्कल्टेट करेंगे, ये अस्कल्टेट करेंगे और अस्कल्टेशन के जरिए हम मर्मर सुनेंगे। ठीक है, तो वो मर्मर अब हम बताते हैं कि कौन कौन से है और इससे हमें MCQs में क्या फायदा होगा। ठीक है, ओके। मर्मर से पहले आप देखें, इधर फोकस करें, मर्मर्स इन वाल्वुलर हार्ट डिजीज। इन वाल्वुलर, अगर हार्ट के अंदर वाल्व प्रॉब्लम है, वाल्व डैमेज है, तो उसके अंदर हमें मुख्तलिफ किस्म के मर्मर सुनने को मिलते हैं, उसको कहते हैं मर्मर इन वाल्वुलर हार्ट डिजीज। देखिए यहाँ पे जो मर्मर हम सुनते हैं, ये एबनॉर्मल साउंड्स होते हैं,
कल हमने लूप डुप S1 S2 पढ़ा था, वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल? वो नॉर्मल है, लेकिन मरमर इज एनी एबनॉर्मल। दो चीजें याद रखें। आप लोगों से सवाल है, ये मेरे जहन में वैसे ऑटोमेटिक आया कि मरमर और वर्सेस थ्रिल, क्योंकि पीएमसी वाले कहते हैं हम आप लोगों को चेक करेंगे कि आप लोगों की डेप्थ कितनी है कॉन्सेप्ट की, तो मरमर और थ्रिल में क्या फर्क है। देखें, कभी कभार एबनॉर्मल हार्ट साउंड होता है जिसको हम सुनते हैं किस चीज पे, स्टेथोस्कोप पे। कभी कभार जब आप पेशेंट के सामने जाकर इसके साथ चेस्ट के साथ नजदीक जाकर कान भी इस तरह लगाते हैं, आपको मरमर आवाजों सुनाई दे रहा होता है। या आप इधर हाथ रखे तो हार्ट की बीट आप फील कर सकते हैं। ऐसा मरमर जिसको स्टेथोस्कोप की जरूरत हो ना हो, वी कैन पाल्पेट एंड से दिस इज अ मरमर, इसको थ्रिल्स कहते हैं। पाल्पेबल मरमर इज कॉल्ड थ्रिल्स। लेकिन वो एबनॉर्मल हार्ट साउंड जो हम सुन सके स्टेथोस्कोप पे, उसका नाम क्या है, मरमर है। तो एबनॉर्मल हार्ट साउंड सुन ले, एबनॉर्मल हार्ट साउंड दैट वी हेयर ऑन स्टेथोस्कोप दैट इज कॉल्ड मरमर। और ऐसा एबनॉर्मल हार्ट साउंड जो हम चेस्ट पे हाथ रख के पाल्पेट कर सके, उसको क्या कहते हैं, थ्रिल्स कहते हैं। तो इसमें ये फर्क है, एंड दैट इज वेरी वेरी लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट। ठीक है, थ्रिल आर आल्सो मरमर बट दे आर कॉल्ड पाल्पेबल मरमर। इसको क्या कर सकते हैं, पाल्पेट कर सकते हैं, हाथ रख के बता सकते हैं कि हार्ट में कोई मरमर थे। तो पाल्पेबल मरमर, बीट जो है बीट, ये नॉर्मल एबनॉर्मल बीट मरमर क्रिएट करती है। जो इस तरह निपल है ब्रेस्ट केस के नीचे हम हाथ रखते हैं और यहाँ पे हम एपेक्स ऑफ द हार्ट को देखते हैं, इसमें हमें मरमर फील होता है जब हम पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटाते हैं। तो पाल्पेबल मरमर जिसमें हम स्टेथोस्कोप यूज ना करें वो थ्रिल्स है, और स्टेथोस्कोप पे सुनने वाले मरमर क्या होते हैं, मरमर नॉर्मल होते हैं। तो वाल्वुलर हार्ट डिजीज के अंदर हम स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए द वर्ड इज मरमर। ठीक है, ये मरमर होते हैं। ओके, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की है, देखे यहाँ पे दो चीजें याद रखें। हार्ट में दो फेजेस है, एक होता है कंट्रैक्शन फेज ऑफ द हार्ट और एक क्या होता है, रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट। कंट्रैक्शन फेज ऑफ द हार्ट को सिस्टोलिक फेज कहते हैं, रिलैक्सेशन को डायस्टोल। कुछ मरमर ऐसी होती है जो कार्डियोलॉजिस्ट सुनता है व्हेन द हार्ट इज कंट्रैक्टिंग, उसको सिस्टोलिक मरमर कहेंगे। और कुछ मरमर ऐसी होती है वो हम तब सुनते हैं व्हेन द हार्ट इज रिलैक्सिंग, उसको डायस्टोलिक मरमर कहते हैं। तो मरमर वी कैन क्लासिफाई इनटू टू वेज, सिस्टोलिक मरमर वर्सेस डायस्टोलिक मरमर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे सिस्टोलिक मरमर, सबसे पहले सिस्टोलिक मरमर। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों ने साइड पे लिखना है डायस्टोलिक मरमर। आप लोग ये लिख के ले ले 3 MCQs क्वेश्चन फ्रॉम कार्डियोलॉजी इन द मरमर। ठीक है, एनएलई के अंदर, FCPS के अंदर 3 MCQs इस चार्ट से इंशाल्लाह आएंगे। तो रिमेंबर दिस चार्ट वेरी वेल। ठीक है, सिस्टोलिक मरमर वो है जो हमें ऐसा एबनॉर्मल हार्ट साउंड सुने मिले व्हेन द हार्ट इज कंट्रैक्टिंग, और जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है उस टाइम मरमर को क्या कहते हैं, डायस्टोलिक मरमर। कंसेप्ट समझ गए? ओके, अब यहाँ पे पॉइंट एक और चीज जहन में रखें, कल हमने ये डिस्कस ऑलरेडी की है कि फिजियोलॉजी के मुताबिक हाउ मेनी वाल्व्स आर देयर, 4 ट्राइकस्पिड वाल्व एंड दिस कॉल्ड पल्मोनरी वाल्व। यहाँ पे क्या है, एयोर्टिक वाल्व, तो यहाँ पे कौन सा है, मिट्रल वाल्व है। मिट्रल वाल्व और इस ट्राइकस्पिड वाल्व को एवी वाल्व भी कहते हैं, कल बताया था ना, इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं। पल्मोनरी वाल्व और एयोर्टिक को सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं, क्योंकि हाफ मून शेप की तरह नजर आते हैं, इसका नाम सेमी ल्यूनर वाल्व है। ये सब क्लियर है अभी तक ना? ओके, सुन ले, कभी इसमें मसला होगा, कभी इसमें, कभी इसमें और कभी इसमें, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट, मैं खुद कार्डियोलॉजी में ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया है। ठीक है ना, बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट जिधर भी जाए ना, जिधर भी वार्ड में आपको ये बताया जाएगा कंसंट्रेट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट वाल्व। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट वाल्व के ऊपर मिट्रल वाल्व है और एयोर्टिक है, राइट साइड इज लीस्ट लाइकली अफेक्टेड। लेकिन थ्योरेटिकली हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली आप लोगों को या मिट्रल वाल्व के मसले आएंगे या एयोर्टिक वाल्व। यंगर एज का बंदा है तो मिट्रल वाल्व है, ओल्डर एज का बंदा है एयोर्टिक वाल्व है, आईवी ड्रग एब्यूजर है तो ट्राइकस्पिड वाल्व है। ये भी हमने डिस्कस किया क्लास के फर्स्ट में, एंड दैट इज सुपर इंपोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ट्राइकस्पिड, डोंट ट्राई अ ड्रग व्हाइल इट विल लीड टू ट्राइकस्पिड प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पे फोकस करें। कुछ मरमर इसका जनाब हमारे पास मरमर सिस्टोलिक भी है और डायस्टोलिक भी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास मिट्रल वाल्व की नेरविंग हो जाए, उसको हम कहते हैं मिट्रल स्टीनोसिस। तो आप लोग इसके नीचे लेके मिट्रल
स्टीनोसिस। मिट्रल स्टीनोसिस कल बताया था कि नहीं? इट इज अ कंडीशन इन विच द मिट्रल वॉल बिकम नेरो, ये नेरो हो जाता है। तो इसमें एक मरमर था कि नहीं? उस मरमर का नाम था ओपनिंग स्नैप मिड, हाँ, डायस्टोलिक या सिस्टोलिक, डाइसिस्टोलिक मरमर। इसका मतलब इट इज अ टाइप ऑफ डाइसिस्टोलिक। तो डायस्टोलिक मरमर के नीचे एक प्रॉब्लम क्या है? मिट्रल स्टीनोसिस है। तो मिट्रल स्टीनोसिस में लेके ओपनिंग स्नैप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओपनिंग स्नैप हाँ जी विद मिड डायस्टोलिक मरमर। ये हम किस फेज में सुनते हैं? डायस्टोल में के सिस्टोल में? डायस्टोल में। इसलिए ये मरमर किसके तहत आता है? डायस्टोलिक मरमर में। अब बहुत बहुत एक्सपीरियंस कार्डियोलॉजिस्ट ये सुनता है, ठीक है, जिसने कार्डियोलॉजी में 15-20 साल काम किया हो, ठीक है ना। अब आप लोग कहोगे कि इसका मतलब क्या है? सुन ले, कल मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट बताया भी था। अगर हार्ट रिलैक्स कंट्रैक्ट कर रहा है, ये क्या है? सिस्टोल है। अब यहाँ पे कंट्रैक्शन खत्म हो गई तो क्या स्टार्ट हो गई? रिलैक्सेशन, ये डायस्टोल कर रहा है। अब इधर एक पॉइंट समझने की है, यहाँ से कौन सा फेज स्टार्ट हो गया? डायस्टोल। यहाँ पे जब डायस्टोल स्टार्ट हो गया तो सर्जन को कोई मरमर सुनने को ना मिला। जब ये डायस्टोल किस पॉइंट में पहुंच गया? मिडिल पॉइंट, मिड में पहुंच गया, तो उसको क्या सुनने को मिला? मरमर। ऐसे को हम कहते हैं मिड डायस्टोलिक मरमर। ऐसा मरमर जो डायस्टोल की मिडल पार्ट में हमें सुनने को मिले, इसको मिड डायस्टोलिक। डायस्टोल का टाइम हार्ट के अंदर 0.7 सेकंड होता है। कितना होता है? 0.7। इसका मतलब जब डायस्टोल स्टार्ट हो जाए 0.1, 2, 3 तक कुछ नहीं होता, 0.35 सेकंड के बाद हमें क्या सुनने को मिलता है? मरमर। फिर थ्रू आउट डायस्टोल है, स्टार्ट ऑफ द डायस्टोल में है कि मिड ऑफ द डायस्टोल, इसलिए द वर्ड इज मिड डायस्टोलिक मरमर। एक पॉइंट तो ये है। इस मिट्रल वॉल की क्या भी हो सकती है? स्टीनोसिस के साथ साथ रीगर्जिटेशन, उसमें सिस्टोलिक मरमर होता है। ये एमसीक्यूज है। मिट्रल वॉल स्टीनोसिस कैन कॉज डायस्टोलिक मरमर, बट मिट्रल रीगर्जिटेशन कैन कॉज सिस्टोलिक मरमर। इसमें ये फर्क है। ये लिस्ट सुपर इजी है, लेकिन लोग कंफ्यूज कर देते हैं। मैं एक एक चीज इसलिए समझा रहा हूँ, चाहे हम एक लिस्ट पढ़े लेकिन 4-5 एमसीक्यूज आज से पक्के करें, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हेडिंग दे मिट्रल रीगर्जिटेशन। क्लास के फर्स्ट में हर एक वाल के साथ कितने मसाइल हो सकते हैं? शाबाश, 2, स्टीनोसिस एंड रीगर्जिटेशन। अगर मिट्रल वाल की क्या हो जाए? रीगर्जिटेशन, इसमें होता है सिस्टोलिक मरमर। कौन सा मरमर? सिस्टोलिक मरमर। तो देखिए सिस्टोलिक मरमर, सिस्टोलिक मरमर हाँ जी रेडिएट, ये इसकी जो है ना फीचर है, रेडिएट टू एक्सेला। ये किधर रेडिएट करता है? एक्सेला। इस आर्म पेट को एक्सेला कहते हैं। अंडर आर्म जो एरिया को क्या कहते हैं? एक्सेला। हार्ट लेफ्ट साइड पे है। कार्डियोलॉजिस्ट को ये मरमर ऐसा सुनने को मिलता है कि जब मिट्रल वॉल पे स्टेथोस्कोप रखता है और थोड़ा सा ऊपर लेता है, फिर भी वही होता है, थोड़ा सा ऊपर, ऐसा फील करता है कि ये मरमर किसकी तरफ जा रहे हैं? एक्सेला की तरफ। ये एक एरिया पे नहीं होता, 2-3 एरिया पे टेस्ट करके टुवर्ड द एक्सेला ये मरमर सुनने को मिलता है। इसलिए ऐसा सिस्टोलिक मरमर जो किस तरफ रेडिएट करे? एक्सेला। 100% इट द माइट्रल रीगर्जिटेशन मरमर। ये क्या होता है? माइट्रल रीगर्जिटेशन। नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद अब आप लोगों से एक और सवाल है, मिट्रल वॉल नैरो हो गया तो ब्लड नीचे आ सकेगा? नहीं। तो आप लोग मुझे बताए, लेफ्ट एट्रिया क्या हो जाएगी? डायलेट, और ये कंप्रेस करेगी एसोफेगस को, डिस्पेजिया होगा। अगर रीगर्जिटेशन है तो वापस ब्लड जाएगी क्या? नहीं। बार बार ब्लड जाने से एक वक्त आएगा कि लेफ्ट एट्रियम डायलेट, डिस्पेजिया होगा कि नहीं। मिट्रल स्टीनोसिस और मिट्रल रीगर्जिटेशन में सेम फीचर होते हैं, बट ऑन अस्कुल्टेशन मरमर विल बी डिफरेंट। अगर किसी में डिस्पेजिया है, वाल्व का मसला है, और मिड डायस्टोलिक मरमर आए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए स्टीनोसिस है। होलोसिस्टोलिक मरमर रेडिएटिंग टू एक्सेला आ जाए तो फिर मिट्रल रीगर्जिटेशन। तो हमें कैसे पता चलेगा कि स्टीनोसिस है कि रीगर्जिटेशन? नेचर ऑफ मरमर से पता चलाते हैं। किससे? नेचर ऑफ मरमर के डायस्टोलिक है या सिस्टोलिक है। कंफर्म कैसे करते हैं? इको से। कंफर्म कैसे करते हैं? इको से। इको फिर बताएगा यार ये स्टीनोसिस है कि रीगर्जिटेशन है। नेक्स्ट पॉइंट, इस आयोटिक वाल्व की नेर्विंग हो सकती है कि नहीं? इसको क्या कहते हैं? एयोटिक स्टीनोसिस। एयोटिक स्टीनोसिस में सिस्टोलिक मरमर होता है। तो इधर लिखे एयोटिक स्टीनोसिस, ओके। लिखे इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर रेडिएट टू कैरोटिड। ये कहां पे रेडिएट करता है? कैरोटिड की तरफ।
कैरोटिड आर्टरीज होती है यहाँ पे। ये सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड है और ये कौन सा साइड है, राइट। सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में राइट साइड पे, रिब्स की राइट साइड पे एयोर्टिक वाल्व होता है। कौन सा वाल्व, एयोर्टिक। अगर आप यहाँ पे स्टेथोस्कोप रखे तो आपको इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर सुनने को मिलेगा। थोड़ा सा ऊपर जाए तो फिर भी होगा। तो ऊपर किस आर्टरी की तरफ जा रही है, कैरोटिड। तो देखे होलो सिस्टोलिक मरमर रेडिएट टू एक्सिला, मेट्रल रिगर्जिटेशन, सिस्टोलिक मरमर रेडिएट टू कैरोटिड, दैट इज एयोर्टिक स्टेनोसिस। क्लियर है। तो देखें पंपिंग चेंबर कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जब ये अगर ये नैरो है तो फिर ये जोर लगा के ब्लड निकालेगा कि नहीं, जब जोर लगाएगा तो कंट्रैक्शन रेट तेज होगी कि स्लो, तो कंट्रैक्शन तेज की वजह से जब इसके साथ ये ब्लड टकराएगी तो क्या करेगी, मरमर देगी, इसलिए सिस्टोलिक मरमर दे रहे हैं, ऐसे याद करें। क्योंकि अयोर्टिक वाल्व ये अयोर्टिक वाल्व लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ है, चेंबर है, पंपिंग चेंबर है, ये तो ब्लड पूरे बॉडी को दे रहे हैं। अगर इसका वाल नैरो है, आगे ब्लड नहीं दे पाता, फिर हार्ट फेलियर के चांसेस है। फिर चाहेगा कि मैं जोर से ब्लड दे दूं जो भी हो, तो जितना ये जोर लगाएगा, फिर जोर रिलैक्सेशन में लगा दे, कंट्रैक्शन में, सिस्टोल में लगाएगा तो ज्यादा जोर से ये ब्लड इसके साथ टकराएगी कि नहीं, तो मरमर विल बी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, हमेशा सिस्टोलिक मरमर आते। देखे थोड़ी बहुत लॉजिकल चीजें हैं, ठीक है, ये सिस्टोलिक मरमर कराती। लेकिन एयोर्टिक वाल्व की क्या भी हो सकती है, रिगर्जिटेशन, उसमें डायस्टोलिक मरमर होता है, उसमें क्या होता है, डायस्टोलिक। अपोजिट चीजें हैं। यहाँ पे लेके एयोर्टिक रिगर्जिटेशन, एयोर्टिक रिगर्जिटेशन में आप लोगों ने लिखना है अर्ली डायस्टोलिक मरमर। इसके अंदर क्या होता है, अर्ली डायस्टोलिक मरमर, अर्ली डायस्टोलिक मरमर इज सीन इन एयोर्टिक रिगर्जिटेशन। तो एयोर्टिक रिगर्जिटेशन में आप लोग अर्ली डायस्टोलिक, अब देख एयोर्टिक रिगर्जिटेशन का मतलब एयोर्टिक वाल्व प्रॉपर्ली क्लोज हो नहीं हो पाता तो उससे बैकवर्ड फ्लो होगी कि नहीं। इधर देखे वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करे तो हाफ ब्लड निकालता है और हाफ ब्लड स्टिल में किस में रहता है, वेंट्रिकल। तो जो ब्लड निकलेगा उसका नॉर्मली वापस जाना बनता है, नहीं बनता। अगर ये वाल्व क्लोज ना हो पाए तो वापस ब्लड जाएगी कि नहीं। तो जब ये हार्ट ब्लड निकाले तो फिर ये तो रिलैक्स होंगे ना, दोबारा ब्लड लेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं। ब्लड निकलना सिस्टोल में होता है कि डायस्टोल में, सिस्टोल। कंट्रैक्ट करेगी तो ब्लड निकलेगी, जब ये निकालेगी ब्लड फिर मजीद ब्लड लेने के लिए क्या जाएगी, डायस्टोल। जब ये डायस्टोल स्टार्ट करेगी ना तो होना चाहिए कि ये वाल्व क्या हो जाए, क्लोज। और अगर ये ओपन रहे तो कुछ ब्लड वापस इसके साथ मिक्स करेगी कि नहीं। उस मिक्सिंग की वजह से जो मरमर आता है उसको अर्ली डायस्टोलिक मरमर कहते हैं। और ये डायस्टोलिक इसलिए है कि होना चाहिए कि ये वाल्व क्या हो, बंद हो, लेकिन ये क्लोज हो नहीं है, बैकवर्ड फ्लो जा रही है, इसलिए रिगर्जिटेशन है। क्लियर है। तो अयोर्टिक स्टेनोसिस इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर है जो कहां पे जा रही है, कैरोटिड, और अर्ली डायस्टोलिक मरमर इज एयोर्टिक रिगर्जिटेशन। क्लियर है। नेक्स्ट, ये बहुत कम अफेक्ट होते हैं लेकिन मैं फिर भी मरमर लिखता हूं, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस लिखे। ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस केस के अंदर क्या होता है, जब ट्राइकस्पिड वाल्व की स्टेनोसिस हो जाए, तो ट्राइकस्पिड वाल्व अगर ये स्टीनोस हो जाए तो उसमें जनाब कौन सा मरमर हमें सुनने को मिलेगा, ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस में हमारे पास डायस्टोलिक मरमर होता है। कौन सा मरमर होता है, डायस्टोलिक। तो यहां पे लेके ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस, इट इज कॉल्ड सिंपल डायस्टोलिक मरमर। ये डायस्टोल में स्टार्ट होगा, डायस्टोल में खत्म होगा, ये मिड वगैरह में नहीं है। लेकिन माइट्रल स्टीनोसिस कहां से स्टार्ट होते हैं, मिड डायस्टोलिक से। क्लियर है। लेकिन ट्राइकस्पिड का क्या भी हो सकता है, रिगर्जिटेशन, वो सिस्टोलिक कराता है, वो फिर क्या कराता है, सिस्टोलिक। तो ट्राइकस्पिड वाल्व, लेकिन आप लोग एग्जाम में चाहे जितना भी अपेयर हो जाए ये नहीं आएगा क्वेश्चन में, क्योंकि ये वाल्व ज्यादा इफेक्ट होंगे कि कम इफेक्ट होते हैं। ये नोट्स बनाने के लिए बता रहा हूं। लेकिन अयोर्टिक और पल्मोनरी, सॉरी अयोर्टिक एंड मेट्रल, ये पीएमसी गाइडलाइन में है, आप लोगों ने वो फोकस करने हैं, ठीक है। इसमें जनाब लिखे होलो सिस्टोलिक, इसको क्या कहते हैं, होलो सिस्टोलिक मरमर। होलो सिस्टोलिक मरमर एट विच एरिया, एट ट्राइकस्पिड एरिया। अब मैं बताऊंगा कि ट्राइकस्पिड एरिया क्या है, ये हम कहां पे सुनते हैं, लेकिन होलो सिस्टोलिक मरमर होगा। अब सुन ले, हाँ, अगर एक पेशेंट है उसकी यहां से देखे हार्ट में क्या स्टार्ट हो जाए, सिस्टोलिक, सुन ले, और यहाँ पे क्या हो जाए, खत्म, फिर क्या स्टार्ट हो जाए, डायस्टोलिक, फिर क्या स्टार्ट हो जाए, सिस्टोलिक, इस तरह जाएगा ना। अगर एक मरमर सिस्टोल के कहां से स्टार्ट हो जाए और मरमर है, और जहां पे सिस्टोल एंड हो जाए वहां पे मरमर भी एंड,
तो ये सिस्टोल के एक पार्ट में मरमर है कि पूरे सिस्टोल में? ऐसा मरमर जो कार्डियोलॉजिस्ट को पूरे सिस्टोल में मिल जाए, थ्रू सिस्टोल, इसको होलो सिस्टोलिक मरमर कहते हैं। होलो मीन इज अ होल सिस्टोल, पूरे सिस्टोल में जितना टाइम लगता है ये मरमर भी उतने टाइम का होता है। क्लियर है? अब कौन सा वाल रह चुका है? पल्मोनरी। पल्मोनरी स्टीनोसिस अगर हम ले ले उसमें सिस्टोलिक मरमर होता है। तो पल्मोनरी स्टीनोसिस पहले के सिस्टोलिक मरमर सिंपल, नॉट इम्पोर्टेंट इन द एग्जाम। और पल्मोनरी रीगर्जिटेशन में कौन सा मरमर है? रीगर्जिटेशन में डायस्टोलिक मरमर है जी। कौन सा? डायस्टोलिक मरमर है। ये डायस्टोलिक मरमर देगा लेकिन किस एरिया पे? एटो पल्मोनरी एरिया। किस एरिया पे? पल्मोनरी एरिया में। अब मैं समझाने लगा उसके बाद कि एरिया का मतलब क्या है। दिस इज द लेस यू पीपल शुड नो, बट अपर टू मेट्रल वाल एंड एयोर्टिक वाल दे आर कॉमनली आस्क्ड इन द एग्जाम, और कम से कम 2 से 3 एमसीक्यूज आप लोगों को इससे जरूर मिलेंगे। ठीक है, मैंने तो जो अपने लिए याद किया है ना, जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है, वो तरीका आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को इसमें आसानी हो। देखें, मैंने तो इस तरह ट्रिक में याद किया है। अगर अब मेरे पास बुक भी नहीं है, कुछ भी है, मैंने इस तरह ड्रा किया, ये मुझे याद है पहले से। वजह ये है, हमारे पास एक होता है माइट्रल वाल, इधर फोकस करे समझने के लिए, एक होता है ट्राइकस्पिड वाल, और इन दोनों को क्या कहते हैं? एवी एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल, जो एवी वाल कहलाते हैं। फिर है पल्मोनरी वाल और अयोर्टिक वाल, इसको क्या कहते हैं? सेमिलूनर वाल। क्या होता है? सेमिलूनर वाल। ये हमें कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया था तरीका। ये दोनों वाल तो सबको पता है ना कि एयोर्टिक और पल्मोनरी को सेमिलूनर कहते हैं और ऊपर दो को एवी वाल कहते हैं। मरमर तो या सिस्टोलिक होता है या डायस्टोलिक होता है, ये भी सबको पता है कि नहीं? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अब ऐसा करे, इस सेमिलूनर वाल को ले ले, एक को ले ले सेमिलूनर वाल, लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि इसमें एक एयोर्टिक वाल्व है और एक पल्मोनरी वाल्व है। अब इधर देखिए, जब भी सेमिलूनर वाल्व चाहे अयोर्टिक हो चाहे पल्मोनरी, जब भी ये स्टार्ट कहाँ से होता है? एस से। तो जब भी इसकी एस होती है, स्टीनोसिस होती है। क्या होती है? स्टीनोसिस। इसमें हमेशा एस मरमर आएगा, इन दैट विल बी सिस्टोलिक। ये कौन सा मरमर देंगे? सिस्टोलिक मरमर देंगे। तब देखें, अयोर्टिक वाल्व की क्या हुई है यहाँ पे? स्टीनोसिस। और पल्मोनरी वाल्व की, और दोनों में मरमर सिस्टोलिक होता है। तो सेमिलूनर वाल्व एस फॉर देयर एस स्टीनोसिस, तो हमेशा उसमें मरमर सिस्टोलिक जाएगा। और इसका अपोजिट क्या है? हाँ जी, एवी वाल्व डायस्टोलिक है। और इसका अपोजिट ले ले, अपोजिट जो एवी वाल्व है, एवी वाल्व, उसकी स्टीनोसिस हमें क्या देगा? डायस्टोलिक मरमर। उसकी रीगर्जिटेशन हमें सिस्टोलिक मरमर देता है। बात समझ गए? आपको एक चीज समझना चाहिए ना, सेमिलूनर वाल्व कौन कौन से है? एयोर्टिक, पल्मोनरी। तो सेमिलूनर एस से स्टार्ट होता है ना, एस मीन स्टीनोसिस। अगर इन दोनों वाल्व की क्या हो जाए? नेयरविंग, तो एस मीन के कौन सा मरमर देंगे? सिस्टोलिक देंगे। तो अगर इन दोनों वाल्व की रीगर्जिटेशन हो जाए तो वो डायस्टोलिक मरमर देंगे। इसका अपोजिट जाए एवी वाल्व पे, उसकी जो स्टीनोसिस है वो क्या देंगे? डायस्टोलिक देंगे। लेकिन जो उसका फॉर एग्जांपल क्या है, रीगर्जिटेशन है, वो सिस्टोलिक मरमर देंगे। अब याद रहेगी कि नहीं? लेकिन फिर भी आप लोग कहोगे कि सर विच मरमर वी शुड पिन पॉइंट फॉर द एग्जाम? माइट्रल स्टीनोसिस इज द आंसर, अर्ली डायस्टोलिक मरमर एंड इजेक्शन क्लिक मरमर, ये याद रखें। ओके, अगर एग्जाम में आ जाए व्हाट इज दिस वर्ड? व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड क्रीसेंडो डिक्रीसेंडो मरमर। अगर ये क्वेश्चन में आ जाए, क्या पेशेंट इज डायग्नोज फॉर valvular heart disease which have crescendo and decrescendo murmur, it is called ejection systolic murmur, it is aortic stenosis। ये भी क्या होता है? aortic stenosis। तो aortic stenosis की जो ejection systolic murmur है उसका दूसरा नाम crescendo and decrescendo। अब ये क्यों नाम दिया है? देखे, अगर ये चेम्बर सुन ले, लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत जोर से पंप करे तो मरमर की इंटेंसिटी क्रीसेंडो मीन ऊपर होगी। लेकिन जब ये कंट्रेक्टिलिटी थोड़ी देर बाद क्या करेंगे? कम करेंगे, तो मरमर इंटेंसिटी, तो इसका मतलब इसमें मरमर कभी बहुत ज्यादा और कभी कम। इसको क्रीसेंडो डिक्रीसेंडो कहते हैं। इसको फ्लक्चुएटिंग मरमर कहते हैं।
कि मर्मर इंटेंसिटी डिपेंड अपॉन लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रेक्टिलिटी। ये किस पे काम करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रेक्टिलिटी पे। क्लियर है जी? तो ये जनाब मर्मर से के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एंड दीज आर आस्क्ड फ्रीक्वेंटली इन दी एग्जाम्स क्वेश्चन। इसमें कोई भी सवाल है, 1 मिनट टाइम है, सब पूछ सकते हैं। वो एबनॉर्मल हार्ट साउंड जो हम स्टेटोस्कोप पे सुने उसका नाम है मर्मर। और अगर कार्डियोलॉजिस्ट पेशेंट के पास जाए और वो यहाँ पे हाथ रखे और उसके इस तरफ बीटिंग मिलता है, एबनॉर्मल पाल्पेबल एबनॉर्मल हार्ट साउंड इज कॉल्ड ऑफ थ्रिल्स, उसके लिए सुनने के लिए हमें स्टेटोस्कोप, इसको कहते हैं इंडोर मर्मर। इंडोर का मतलब कि पेशेंट रूम में पड़ा है, जो ही डॉक्टर डोर पे एंटर होते हैं उसको मर्मर का पता चल जाता है। इसका मतलब के बगैर स्टेटोस्कोप हम हाथ रख के मालूम कर सकते हैं, तो इसको हम इंडोर मर्मर भी कह सकते हैं। क्लियर हुए ये मर्मर के नहीं? इनमें से 2-3 क्वेश्चन जरूर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके A 34-year-old क्लिनिकल केस में लेके a 34-year-old female deliver premature baby